तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं पावलोव का सिद्धांत। जैसा आप जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएलएड क्लास में भी है और बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस बीए में भी है। ये जो आपका पॉइंट है हर जगह टेट सुपर टेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पावलोव का क्या सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावलोव का सिद्धांत। अब इसके नाम देखते हैं। सबसे पहले पावलोव कौन थे? पावलोव एक रूसी क्या थे? एक रूसी शरीर शास्त्री थे। एक रूसी शरीर शास्त्री थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव थे और इनका जो सिद्धांत है वो उसका नाम था कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय क्या नाम था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को इन्होंने कब दिया? सन आता है ना, सन। अब देखिए नाम क्या हो गया इनका? किसका नाम बताइए आप? सिद्धांत का नाम। ऐसे कह सकते हैं कि सिद्धांत का नाम। तो शास्त्रीय रूसी शरीर शास्त्री इसका नाम क्या दिए? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उनके सिद्धांत का नाम था। और किस सन में दिए? सन 1904 में। कब दिया बच्चा? 1904 में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस सन में दिया? तो 1904 में दिया। और इसका नाम क्या पड़ा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसे अन्य नामों से भी जानते हैं। देखिए, पहला नाम हो गया, पूछा जाता है अलग अलग नामों से। दूसरा नाम इनका हो गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इनके सिद्धांत क्या नाम था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। फिर तीसरा नाम भी है, इसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधन का सिद्धांत। आपने देखा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। इसे एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? USR नाम। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या कहते हैं? अस्वाभाविक। क्या नाम इसका देंगे? पांचवा नाम होगा इसका अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम देंगे? अनुक्रिया सिद्धांत। अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। तो आपने देखा कि जो रूसी शरीर शास्त्री हैं IP पावलोव, क्या नाम है इनका पूरा नाम? IP पावलोव। क्या नाम है इनका पूरा? IP पावलोव एक रूसी शरीर शास्त्री थे। एक रूसी शरीर शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पशुओं पर या पशुओं की, कुल मिलाकर आप किसकी बात कर रहे हैं? पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रयोग। देखते हैं इनका प्रयोग किस पे किया, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। तो इन्होंने कुत्ते पे किया। किस पर? कुत्ते की लार ग्रंथियों पर कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया इन्होंने। किस पे किया? वेरी इंपॉर्टेंट, कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया। और कब किया? 1904 में किया। और रूसी जो शरीर शास्त्री थे, इनके
सिद्धांत का नाम क्या था? तो सिद्धांत के जो नाम है वो अनेक प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। यदि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया जाता है तब भी पावलोव का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया जाता है तब भी पावलोव का है। अनुबंधन का सिद्धांत दिया जाता है तब भी पावलोव का है। यूएसआर नाम दिया जाता है तब भी पावलोव का है। और उसी को अनकंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसी को हिंदी में कहेंगे अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये भी नाम हो गया, ये भी अलग अलग दोनों नाम हो गया। अब देखते हैं इनका प्रयोग क्या था। तो आपने देखा क्या किया, कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया। अब कैसे किया, आप देखिए, एक आपके सामने चित्र दिख रहा होगा। यहाँ कुत्ता बना है, यहाँ बॉबल्स रखा है और यहाँ घंटी लगी है। अब इनका जो प्रयोग था हम देखते हैं कि कुत्ते पे ही किया और कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया। और लार ग्रंथियों पर किस लिए किया? लार ग्रंथियों पर आगे बढ़ा सकते हैं, शोध किया। लार ग्रंथियों पर शोध किया, शोध किया। अब देखो बच्चा ध्यान से सुनना, नाम जान गए इनका कि नाम क्या है। आप कभी नहीं बोलेंगे, इन पांचों नामों से पूछा जाता है तो आप तुरंत बताइए कि पावलोव का। जैसे अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत किसका? पावलोव का। यूएसआर किसका नाम है? पावलोव का। अनुबंधन का सिद्धांत किसका? पावलोव का है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है बच्चा? पावलोव का है। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। इनका पूरा नाम IP पावलोव है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रूस के रहने वाले हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? रूसी शरीर शास्त्री थे। क्या थे? रूसी शरीर शास्त्री, यानी शारीरिक रूप से ये क्या थे? जैसे आप कहते हैं ना डॉक्टर, तो वैसे ही ये शरीर से ही संबंधित वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर क्या प्रयोग किया, इसको आप जानिए। सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो इनके आया होगा मस्तिष्क में, कुछ विचार आए होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों के पहले विचार आते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो शोध कर डालते हैं और उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रयोग के दौरान देखा कि कुत्ते की जो लार ग्रंथियां निकल रही हैं ये स्वाभाविक है या अस्वाभाविक। क्या है बच्चा? ये स्वाभाविक है या अस्वाभाविक। अब देखिए तीन चीजें हैं। एक तो है सबसे पहले क्या, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, इसमें लार ग्रंथि। दूसरा क्या है, भोजन, भोजन। और तीसरा क्या है, पहला लार ग्रंथि, दूसरा भोजन, और तीसरा क्या है, आप सोचो, घंटी। क्या है? घंटी, या कह सकते हैं घंटी की आवाज, आगे बढ़ा सकते हैं घंटी की आवाज, साउंड, घंटी की आवाज कह सकते हैं बच्चा, आवाज ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए जोड़ कैसे रहा है। उनके मन में आया कि जो कुत्ते की लार ग्रंथियां निकल रही है स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, कंडीशनिंग है या अनकंडीशनिंग है। अब इसकी जांच के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक पिंजरा बनवाया। और प्रयोग देखिए कैसे किया इन्होंने, एक पिंजरा बनवाया, और पिंजरा कह दे या रूम कह सकते हैं कि एक ऐसे रूम में कुत्ते को क्या किया, बंद कर दिया, जहां एक खिड़की थी। मान लेते हैं क्या है, ये खिड़की है। क्या है बच्चा? ये खिड़की है, एक खिड़की थी, एक खिड़की थी। इसी माध्यम से क्या खाना उसको दिया जा सके, ऐसा कह सकते हैं हम कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खाना कुत्ते तक पहुंच सके। अब कुत्ता भूखा था, कुत्ता क्या था, भूखा था, कुत्ता भूखा था। और क्या किया गया, पहले कुत्ते के सामने, पहले देखिए इसका प्रयोग क्या है, कुत्ते के सामने भोजन को लाया गया। अब भोजन क्या है बच्चा, भोजन एक स्वाभाविक क्रिया है, कंडीशनिंग, स्वाभाविक क्रिया। क्या है? स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया है भोजन। अब भोजन को कुत्ते के सामने रखा गया, और क्या है, कुत्ते के जब सामने रखा गया तो उसकी लार निकलने लगी, उसके मुंह से क्या थी, लार निकल रही थी, लार निकलने लगी, भोजन को देखकर निकलने लगी। मतलब कि लार भी क्या है, उसका स्वाभाविक है आना, क्योंकि उसके अंदर लालच है, भोजन देखा है और भोजन सामने है, प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने है ना,
ये ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं देखा और लार आने लगी। भोजन स्वाभाविक है, भोजन देखा। जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या करता है, कुछ मीठा हो, पकवान हो, देखता है तो मुंह से खाने की इच्छा होती है, लार आने लगती है। बड़े लोग हैं, इमली देखते हैं, लार आने लगती है। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। वैसे कुत्ते के लिए भोजन देखकर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया थी। जैसे ही क्या किया गया, लार निकलने लगी, यानी लार क्या थी, लार भी स्वाभाविक क्रिया थी। लार क्या थी, स्वाभाविक क्रिया। लार भी एक स्वाभाविक क्रिया थी। और ये भी क्या, भोजन भी स्वाभाविक क्रिया है। तो कुछ दिन ऐसे किया गया कि कुत्ते के सामने डायरेक्ट क्या किया गया, भोजन को लाया गया। कुत्ता भोजन को देखा और उसके मुंह से लार आने लगी। तो क्या हुआ, देखा कि भोजन को देखकर शायद पावला के मन में विचार आया कि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी है। क्या, जिस प्रकार से भोजन देखकर उसके मुंह से स्वाभाविक क्रिया के प्रति स्वाभाविक क्रिया हो रही है, स्वाभाविक वस्तु के प्रति स्वाभाविक क्रिया हो रही है, यानी भोजन को देखकर उसके मुंह से जो लार की क्रिया चल रही है, क्या इसको किसी और से जोड़ा जा सकता है, यानी अस्वाभाविक क्रिया से जोड़ा जा सकता है। जैसे हम जानवरों को आपने देखा होगा, प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ना, तो एक पैर पे खड़े होने का, या फिर दोनों पैरों पे खड़े होकर, या फिर उछल कर कुछ लेने का। तो कैसे इसी क्रिया पर आधारित है कि उन्हें पहले स्वाभाविक क्रिया से जोड़ा जाता है, फिर जब धीरे धीरे वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो उन्हें अस्वाभाविक क्रिया से जोड़ दिया जाता है। वही सिखाया जा रहा है यहाँ कि पहले क्या था, कुत्ते के सामने आप देख रहे हैं, कुत्ते के सामने भोजन को लाया गया। जब भोजन को देख लिया कुत्ता, तो उसके मुंह से स्वाभाविक है, देख के सामने भोजन, लार आने लगा। और लार के आने उसके सामने एक बॉबल से रख दिया गया, और उस बर्तन, उस जार जो कांच का, उसमें क्या किया गया, उसमें लार ग्रंथियों को इकट्ठा कर लिया गया, लार ग्रंथियों को इकट्ठा कर लिया गया। अब इस तरह क्रिया होती रही। धीरे धीरे क्या किया गया, अब देखो, धीरे पहले क्रिया जो थी, पहले भोजन दिया, पहले क्या किया गया, भोजन, पहले भोजन, फिर दूसरी पहले चरण, प्रथम चरण में पहले भोजन दिया गया, फिर क्या किया गया, लार आई ना। अब दूसरी बार जो दूसरे चरण में हुआ, दूसरा चरण है, उसमें क्या किया गया, पहले भोजन नहीं दिया गया, पहले क्या किया गया, घंटी बजाई गई, घंटी बजाई गई। फिर क्या किया गया, भोजन दिया गया। अब देखो, पहले भोजन डायरेक्ट दिया, फिर क्या किया, घंटी बजाई। अब घंटी बजाने के बाद 5 मिनट नहीं, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 2 मिनट बाद हो सकता है, 2 सेकंड बाद, तुरंत बाद क्या किया गया, भोजन दिया गया। अब ऐसे करने लगा तो कुत्ते को एक आदत सी पड़ गई कि जब घंटी की आवाज सुनता तो क्या करता, सोचता कि भोजन आने वाला है। और जैसे घंटी की आवाज सुना, उसके मुंह से लार आना शुरू, क्योंकि उसने जोड़ लिया है भोजन से अपने आप को कि जैसे ही घंटी बजेगी पक्का भोजन आएगा। अब देखो तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में क्या होने जा रहा है कि घंटी बजाई गई, लेकिन क्या किया गया, भोजन नहीं दिया गया, तो 1-2 बार उसके मुंह से क्या हुआ, लार आई। एक दिन क्या किया गया, घंटी बजाई गई, लेकिन घंटी बजाने के बाद जो भोजन दिया जाता था वो भोजन नहीं दिया गया। लेकिन पहले की जो आदत थी, घंटी को सुनकर उसके मुंह से लार आ गई, लेकिन देखा कि पहले दिन जो लार आई वो पहले की तरह थी, उतने ही जार में इकट्ठा हुई। लेकिन फिर जब ये क्रिया लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुई तो क्या होने लगा, उसकी लार ग्रंथियों से, उसकी जीभ से या लार ग्रंथियों से क्या हुआ, लार टपकना धीरे धीरे बंद हो गया। यानी कि जो अस्वाभाविक क्रिया से अपने आप को जोड़ लिया था, अस्वाभाविक क्रिया से वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। देखो, 3 चीजें आपको बता रहे हैं ध्यान से। प्रथम चरण में क्या किया, प्रथम जो चरण था उसमें भोजन दिया, भोजन को देखकर लार आ गई। दूसरे चरण में घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, फिर लार आ गई, लार निकल गई लार निकलने लगी क्योंकि वो घंटी बजाया गया और भोजन दिया गया।
अब ये क्रिया 2-3 दिन जब अपनाई गई तो कुत्ता क्या किया, भोजन से ना जोड़कर उस लार ग्रंथियों को घंटी से जोड़ लिया। किससे जोड़ लिया, घंटी से जोड़ लिया। अब जैसे ही घंटी बजाई जाती है उसके मुंह में लार आ जाती। तो अब यहां तक आपको समझना है, दूसरे चरण तक लार आ जाती तो क्या हुआ, उसने एक स्वाभाविक क्रिया। अब देखो यहाँ पे हमने आपको समझाया, इतना आपने समझा। अब आगे आपको बता रहे हैं कि पहले क्या था। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले लार ग्रंथियां, पहले क्या किया, यहाँ पे फिर से हम आपको समझाने चल रहे हैं कि पहले क्या हुआ, भोजन। पहले देखिए यहाँ पे भोजन, भोजन दिया गया ना, तो ये स्वाभाविक क्रिया हो गई। क्या हो गई, स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया हो गई भोजन। स्वाभाविक क्रिया, आगे भी देखना है कि आ जाए। स्वाभाविक क्रिया हो गई भोजन, और लार भी क्या हो गया, लार भी एक स्वाभाविक क्रिया हो गई। स्वाभाविक क्रिया, लार भी क्या हो गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई। समझ में आया आपको। अब भोजन दिया गया तो लार आना स्वाभाविक क्रिया, लेकिन फिर घंटी, देखो घंटी से उसने क्या किया, लार को जोड़ लिया। जोड़ लिया, लार को जोड़ लिया, जोड़ लिया ना लार ग्रंथियों को। अब क्या किया, घंटी की आवाज सुनकर ही अब घंटी क्या हो गई, अस्वाभाविक क्रिया। अस्वाभाविक क्रिया, अब अस्वाभाविक क्रिया हो गई, और लार क्या हो गई, स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया, इस प्रकार क्या हुआ जान रहे हैं, एक स्वाभाविक क्रिया से, एक अस्वाभाविक क्रिया से स्वाभाविक क्रिया का संबंध स्थापित हो गया। अस्वाभाविक क्रिया से आप कह सकते हैं ना, एक बच्चा क्या हो गया, अस्वाभाविक क्रिया। अस्वाभाविक क्रिया से स्वाभाविक क्रिया का संबंध स्थापित हो गया। स्वाभाविक क्रिया का संबंध स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। इससे ये शिक्षा मिलती है, पावलोव का सिद्धांत आपने देखा, इससे स्वाभाविक देखा आपने, भोजन क्या है, स्वाभाविक है, लार क्या है, स्वाभाविक है। यानी एक स्वाभाविक वस्तु से स्वाभाविक क्रिया की संबंध स्थापित होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अस्वाभाविक, असहज के प्रति सहजता लाना और या अस्वाभाविक वस्तु के प्रति स्वाभाविक क्रिया करना क्या है, ये प्रशिक्षण में लागू होता। कहाँ होता है, प्रशिक्षण में। और यही हुआ है पावलोव के कि इसने क्या किया, घंटी से लार का संबंध स्थापित कर लिया। यानी घंटी एक अस्वाभाविक क्रिया थी, कोई खाने पीने की वस्तु नहीं थी कि उसे देखकर लार आ जाए, लेकिन जो घंटी के बाद क्या किया गया, भोजन दिया गया, तो उसने अपने आप को जोड़ लिया उससे, और इससे अस्वाभाविक क्रिया होने लगी। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी कार्य को सिखाने के लिए छोटे बच्चों पर भी लागू होता है कि पहले हम उनसे स्वाभाविक क्रिया करवाते हैं। एक स्वाभाविक क्रिया से क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्वाभाविक क्रिया को अस्वाभाविक क्रिया से जोड़ देते हैं, तो वह बच्चा सहजता से उस कार्य को सीख लेता है। आज इतना ही, आगे इसके शैक्षिक महत्व को लेकर हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।